नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 में। 1.25 में आज कई सारे सवाल हैं। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी को ईद मुबारक। और सवालों पे आते हैं। अब सवाल ये कि FY25 तो जाते जाते कम से कम आखिर में काफ़ी सारी खुशियां दे गया, और ओवरऑल भी अगर हम देखें तो अच्छी बढ़त बाजार के अंदर देखने को मिली। FY26 को लेकर के बहुत सारी समस्याएं हैं, इस वित्तीय साल को लेकर के बहुत सारी समस्याएं दिखाई दे रही हैं। क्या इस वित्तीय साल में भी बाजार में मजबूती बनी रहेगी? FI जो कि मार्च के महीने में जो है खरीदार होते हुए दिखाई दिए, क्या अप्रैल के महीने में भी खरीदार होकर के बने रहेंगे, या फिर इस पूरे साल या इस नए वित्तीय वर्ष में खरीदार बने रहेंगे? इसके अलावा RBI की पॉलिसी में रेट कट होगा नहीं होगा, उसका क्या असर रहेगा? रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर के जो चिंताएं मन में बनी हुई हैं, उसको लेकर क्या होगा? इन तमाम प्रश्नों के उत्तर आज 1.25 में हम तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले रूबरू कराएंगे आज के विशेष मेहमान अरुण केजरीवाल जी को। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को भी जो छुट्टी के दिन इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और कुछ न कुछ समझने का या लाभ लेने का उनकी इच्छा है जी। और सर मतलब आप भी बहुत स्मार्ट लग रहे हैं सर। सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर दें, आपकी टी शर्ट और ओवरऑल लुक जो है बड़ा शानदार आ रहा है। और अब देखते हैं बाजार की क्या स्थिति रहेगी। काफ़ी सारे दर्शक आपसे जुड़ना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, और छुट्टी का दिन है तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की जो शिकायत रहती है कि सवाल नहीं आ रहे हैं या उनके पूछे नहीं जा रहे हैं, तो उनके उत्तर मिल जाएंगे आज के कार्यक्रम में। लेकिन कुछ सवालों के साथ जरा ग्राफिक्स लेकर के आइए। अप्रैल महीना कैसा रहा है वो जरा अपने दर्शकों को बता दें। बीते अगर 10 सालों की अगर हम बात करें तो 10 में से 7 बार जो है पॉजिटिव रिटर्न जो है वो जो है आता हुआ दिखाई दिया है निफ्टी के अंदर। तो एक तरीके से अप्रैल महीना पिछले 10 में से 7 बार पॉजिटिव रहा है। खाली 2015, 2021 और 2022 ये 3 साल ऐसे रहे हैं जो कि बाजार में नेगेटिव रिटर्न देखने को मिले हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि मिड कैप सेगमेंट में जो है वो हमने देखा काफ़ी अच्छा जो है रिटर्न आता हुआ दिखाई दिया है। और 2018 और 2022 ये ऐसे साल रहे हैं जिसमें कि सबसे ज़्यादा करीब 5% तक की रैली जो है वो आती हुई दिखाई दी। हालांकि इसमें कोविड से रिकवरी भी काफ़ी हद तक शामिल थी, तो उसमें हमने देखा काफ़ी शानदार रिटर्न जो है वो आते हुए दिखाई दिए हैं। अगली प्लेट लेकर के आइए। निफ्टी मिड कैप ने जो है निफ्टी को भी आउट परफॉर्म किया है और 10 में से 8 बार पॉजिटिव रिटर्न दिया है। निफ्टी ने 7 बार, निफ्टी मिड कैप ने 8 बार जो है पॉजिटिव रिटर्न जो है आता हुआ दिखाई दिया है। और 10 में से 9 बार, 10 सालों में 9 बार निफ्टी मिड कैप ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव है कि मतलब मार्केट ब्रेथ जो है वो पॉजिटिव रही है। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ने अप्रैल में औसतन अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें तो करीब 4% के आसपास का रिटर्न जो है वो दिया है। तो सर ये इतिहास तो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, आपकी क्या उम्मीदें हैं? जरा आखिरी प्लेट भी दिखा दीजिए कि सेक्टर कौन से हैं। मेटल, ऑटो, एनर्जी और PSU ये 4 सेक्टर रहे हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया अप्रैल महीने में बीते 10 सालों में। यहाँ पर अच्छे रिटर्न बनते हुए दिखाई दिए हैं। तो सर आपकी टिप्पणी इस डेटा पर? डेटा बड़ा अच्छा है और उम्मीद जताता है निवेशकों के मन में कि इस बार भी अप्रैल 2025 एक अच्छे नोट पर शुरू होगा। और जो उतार चढ़ाव पिछले साल देखा गया उसके बावजूद पूरे साल के अंत में निफ्टी करीब 1200 अंक ऊपर होकर बंद हुआ। हालांकि सितंबर में जो हाई बना था 26,300-400, वहां से काफी गिरावट हुई और फरवरी के समाप्त होते होते तक बाजार काफी गिर गए थे, लेकिन वहां से एक बड़ी शानदार रैली होकर 2024-25 जो साल खत्म हुआ वो मोटा मोटी ठीक ठाक रहा। चलिए, तो ये बात रही। अब जरा सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। सर आपके मतलब आने की देर रहती है, सवालों की झड़ी लगी हुई है इस समय, लेकिन थोड़ा आप लोग वेट कीजिए क्योंकि एक और डेटा जरा अपने दर्शकों को दिखा दें, और बीच बीच में इन तमाम डेटास को आप लोग देखते रहिएगा और चलाते रहेंगे। हमारी टीम जो है वो ये है कि अप्रैल महीने में वो कौन से बड़े ट्रिगर हैं जो कि बाज़ार को प्रभावित कर सकते हैं, जिस पर आपकी नज़रें होनी चाहिए। उसमें जो है सबसे पहले तो 1 अप्रैल को ऑटो बिक्री के आंकड़े जो है वो आ जाएंगे, कुछ शाम तक आ जाएंगे, कुछ कल आ जाएंगे, तो उस पर हमारी नज़र रहेगी कि यहाँ से कुछ राहत की खबर मिल रही है क्या। रेसिप्रोकल टैरिफ जो का बड़ा डर है, जिस पर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं,
इसको लेकर के भी क्लैरिटी जो है वो 2 अप्रैल को आ जाएगी। 3 अप्रैल से यहाँ लागू हो जाएंगे। उससे पहले जो बातचीत चल रही है बीटीए को लेकर के, वो देखना होगा कि जो है ये बायलैटरल अग्रीमेंट किस तरीके से साइन होते हैं भारत और अमेरिका के बीच। एचएसबीसी का भारत को लेकर के कंपोजिट पीएमआई डेटा आएगा, वो भी का जो है एक ऐसा आंकड़ा है जिस पर नज़रें सबकी लगी हुई है कि किस तरीके के नंबर वहाँ से निकल के आते हैं, तो वहाँ पर भी हमारी निगाहें लगी रहेंगी। इसके अलावा 4 अप्रैल को ही अमेरिका में रोज़गार के आंकड़े आएंगे, वो कहीं ना कहीं ये दिशाएं दिखाएंगे कि किस तरीके से बाज़ार की दिशा यूएस में देखने को मिल सकती है, और ख़ास तौर से वहाँ पर रेट कट को लेकर के जो कयास इधर उधर के लगाए जा रहे हैं, मंदी को लेकर जो लगाए जा रहे हैं, उससे थोड़ी सी और स्पष्टता आएगी। इसके अलावा विदेशी निवेशकों के खरीद बिक्री के आंकड़े, ये बड़े नंबर हैं, क्योंकि बाज़ार ने आखिर में जो छलांग लगाई है वो कहीं ना कहीं एफआईएस की बाइंग ने काफ़ी सपोर्ट किया है, तो इस नंबर पर भी हमारी नज़र रहेगी। और साथ ही साथ अगले हफ्ते, इस हफ्ते तो नहीं, अगले हफ्ते 9 अप्रैल को आरबीआई की एमपीसी की बैठक है और उसका फैसला आना है, तो क्या 25 बेसिस पॉइंट की कटौती और होगी, इसका भी जो है बाज़ार पर असर रहेगा। कुछ चीज़ें काफ़ी हद तक फैक्टर इन हो चुकी हैं, इस पर भी हमारी नज़र रहेंगी। इस पर भी सर एक छोटी सी टिप्पणी, जो नंबर्स हैं जिन पर निगाहें लगी हुई हैं, आप किसे महत्वपूर्ण मान रहे हैं? तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो है 2 तारीख को जो डोनाल्ड ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ पर बात करेंगे, और उसके बाद 9 तारीख को जो आरबीआई की पॉलिसी है, उम्मीद जताई जा रही है, एक कंसेंसस बन रहा है कि इस बार एक 25 बेसिस पॉइंट कट होगा रेपो रेट में और सीआरआर में, जिससे एक जो रेट सेंसिटिव आइटम है, ऑटो, हाउसिंग, ये सब में एक बेनिफिट मिलेगा। मेरे ख्याल से ये 2 इवेंट बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए, तो ये 2 इवेंट है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस पे जो है वो निगाहें लगी रहेंगी। तो आप लोग भी निगाहें बना करके रखिए मोरस के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर आपको तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स जो है वो समय से पहले हम देने की कोशिश करते हैं। चलिए सर, सवाल जवाब का सिलसिला आप शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नंबर और देख लेते हैं। एक तो यूएस मार्केट की गिरावट जो फ्राइडे को देखने को मिली, बड़ी गिरावट, और दूसरा एफआईडीआई के नंबर फ्राइडे को किस तरीके से नज़र आए, क्योंकि लगातार जो है आप देखिए ज़रा, डाउ फ्यूचर में तो रिकवरी आ गई, लेकिन नैस्डैक और एसएनपी में हमने देखा कि बड़ी गिरावट रही है। फ्राइडे को डाउ जोन्स में भी बड़ी गिरावट रही, 2% के आसपास की गिरावट एसएनपी में, नैस्डैक में 0.25% के आसपास, डाउ में अच्छी खासी गिरावट रही। इसके अलावा बाकी एशियाई बाज़ार भी टूटे हैं, निकेई हो, संघाई हो, चूँकि हमारा बाज़ार बंद है, तो इस पर ज़्यादा असर जो है मंगलवार को किस तरीके से देखने को मिलेगा, वो देखना होगा। क्या अगर रिकवरी आती है तो फिर क्या होगा, ये तमाम आंकड़े रहेंगे। लेकिन विदेशी निवेशकों की तरफ से लगातार खरीदारी के बाद शुक्रवार को जो नंबर्स आए वो 4000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली के थे। 4352 करोड़ की बिकवाली की गई, और डीआईएस की तरफ से 7646 की खरीदारी की गई। सर, ये नंबर कोई टेंशन दे रहे हैं क्या? तो टेंशन कुछ नहीं है। साल का आखिरी कारोबारी दिन था, उसको लेकर विदेशी संस्थाओं ने कुछ खरीदारी की है, और जो विदेशी माफ कीजिए, डोमेस्टिक संस्थाओं ने खरीदारी की है, और विदेशी शायद एक्सपायरी होने के बाद वापस अपना जो एक ट्रेंड है उस पे बिकवाली करने आ गए थे। ठीक है सर, चलिए आप सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ना चाह रहे हैं, प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आपसे, और पहला प्रश्न जो है वो इरेडा को लेकर के ही है। अजीत गेमिंग किंग जी हैं, जिन्होंने सर 210 रुपये पे लिया हुआ है, कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म व्यू है मेरा। इसके अलावा और अभी हमारे जो है दर्शक जो है अवनीश चौधरी जी हैं, जिन्होंने कि वो खबर लिख के भेजी है कि सर भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास लिमिटेड यानी इरेडा ने एसबीआई की टोक्यो शाखा के साथ 26 बिलियन जापानी येन, करीब 1476 करोड़ रुपए की ईसीबी के जरिए रकम जुटाने की योजना की है। क्या इसका असर इरेडा पर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ये जानना चाह रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इरेडा को लेकर के प्रश्नों की झड़ी लगी हुई है सर। लेकिन ओवरऑल इरेडा पे जो रिकवरी आई है, आपकी क्या सलाह रहेगी? अभी क्या करें जो लोग 200 के आसपास लेकर के बैठे हुए हैं? विपुल जी, ये समझना चाहिए कि शेयर में जो एक बढ़त हुई है, ये नीचे 137 रुपए के आसपास चला गया था, और वहां से एक छोटी सी रिकवरी होकर मौजूदा जो भाव है आपके 160 रुपए तक आया है। इसके प्रदर्शन में
कोई चेंज नहीं है। लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए, ये मैं कई बार आपके शो पे कह चुका हूं कि ये एक फाइनेंस कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी को प्राय करके लोन देती है। पावर में और भी कुछ क्षेत्र में लोन देती है, बट ये फोकस्ड है रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें सोलर और विंड दोनों शामिल है। लोग बाग जो है 32 से 320 में कैरिड अवे हो गए थे, और उन्होंने फिर 320 से जब ये शेयर गिरा 200 रुपए के आसपास, तो उनको ये लगा कि हम एक अच्छे भाव में इस शेयर को खरीद रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये शेयर का जो एक अच्छा मैट्रिक्स है इसको इवैल्यूएट करने का, वो है प्राइस टू बुक, जिससे कि हर एनबीएफसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक कंपैरिजन होता है। वो मौजूदा स्तर पर बड़ा महंगा है, और ऐसा लगता है कि इसके अंदर में कोई भी रैली एक शॉर्ट टर्म एग्जिट अपॉर्चुनिटी है। इसमें इस भाव में निवेश नहीं करना चाहिए। चलिए, तो ये राय है इरडा को लेकर के। अब अगले दर्शक के पास चलते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजीव हैं फोन पर। राजीव जी को नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार जी। कैसे हैं राजीव जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं भिवानी हरियाणा से बोल रहा हूँ। आपको और केजरीवाल सर को नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। कैसे, और बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? जी मेरा आरसीएफ के ऊपर है सर। मेरे को 216 के रेट पे मैंने 250 शेयर ले रखे हैं। 216 पे ले रखे हैं आपने 250 शेयर, हैं? हाँ जी। चलिए, अब तो कभी काफ़ी नुकसान में हैं आप अभी तो फिलहाल के लिए। कब तक होल्ड कर सकते हैं? जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 साल तक 2 साल तक कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए ठीक है, 1-2 साल होल्ड कर सकते हैं सर। फर्टिलाइज़र पैक में बीच में थोड़ी सी रिकवरी आई है, यहाँ पर भी आई है। 6-7% के आसपास की रिकवरी 1 महीने में देखने को मिली है, लेकिन इनकी खरीद से तो ठीक ठाक दूरी है अभी। तो होल्ड करें 1-2 साल, एग्जिट करें समय निकल के, नुकसान बुक करें? आपकी सलाह क्या रहेगी? सर राजीव जी, जो बेसिक प्रिंसिपल है इन्वेस्टिंग का वो इन्होंने फॉलो नहीं किया, और इन्होंने जिसे कहते हैं कि शेयर जब टॉप बनाकर थोड़ा नीचे आया तो ये इसमें निवेश किए हैं, ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये शेयर का हाई जो है करीब 245 रुपए का रहा। डिसिप्लिन नहीं रखोगे तो नुकसान बड़ा लग सकता है। सबसे आसान मेरे लिए रहेगा कि भाई जब आपका 2 साल का नजरिया है, आप इसमें निवेशित रहिए, आपके खरीद की कीमत आ जाएगी। शेयर को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उस भाव तक पहुंचने के लिए, और आपके जो रुपए हैं आप खाली लॉस को रिकवर करेंगे। पैसा बनाने का जो एक मकसद से आप बाजार में डाले हैं वो अपॉर्चुनिटी आप खो रहे हैं। मेरे ख्याल से इसमें इनको कहीं ना कहीं एक एग्जिट करने का सोचना चाहिए, क्योंकि जो पिछले टॉप्स बने हैं हाल ही में गिरावट के पहले, वो भी अगर आप देखें तो वो हैं 185 और 190 रुपए के आसपास। वहां पर इस शेयर को बड़ी कश्मकश करनी पड़ेगी इनको क्रॉस करने के लिए। तो मेरे ख्याल से 30-35 रुपए यहाँ से अगर ये शेयर बढ़ जाता है तो निकलने का सोचिए, और फिर जो मैं कई बार शेयर बताता हूं उसमें कुछ निवेश कीजिए, जिससे कि आपका नुकसान कुछ मेकअप हो जाए। ठीक सर, तो ये सलाह आपके लिए है राजीव। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा आप। चलिए, इस बीच हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जिन्होंने यूट्यूब के माध्यम से प्रश्न पूछा है, और वो जानना चाह रहे हैं अशोक लेलैंड को लेकर के कि अशोक लेलैंड पे अभी क्या करना चाहिए। सर, अब कल जो है नंबर आने वाले हैं ऑटो सेल्स के, उस पर सबकी निगाहें रहेंगी, लेकिन उससे पहले अशोक लेलैंड पे आपका व्यू क्या है? और उसके बाद एक सवाल हमारे दर्शक का टाटा मोटर्स पे भी है, उस पर भी आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, लेकिन पहले अशोक लेलैंड। सर अशोक लेलैंड फिलहाल थोड़े से एक तरह से कहते हैं बेरिश मूवमेंट कर रहा है, लोअर टॉप बना रहा है, लोअर बॉटम भी बना है, और अगर ये फरवरी मार्च के फर्स्ट वीक में जो लो बना था
अगर ये टूटता है जो 193 रुपए का था, तो शेयर में और भी गिरावट आ सकती है। मेरे ख्याल से अगर आप ये शेयर खरीदना चाहते हैं तो फिलहाल के लिए रुक जाएं, नंबर आने दें और उसके बाद तय करें, क्योंकि फिलहाल सभी एवरेजेस शेयर के ऊपर डंडा लगाकर खड़ी हैं। ठीक है सर, चलिए अशोक लेलैंड से आगे बढ़ते हैं। अगले दर्शक का प्रश्न, जैसा कि हमने बताया आपको, वो निकल के आया था सर टाटा मोटर्स को लेकर के। हमारे एक दर्शक हैं जो कि टाटा मोटर्स पे आपकी राय जानना चाहते हैं, और इन्होंने जो है टाटा मोटर्स 670 में लिया हुआ है। कह रहे हैं कि सर इस पर कोई टिप्पणी आप कर दीजिए। माफ़ कीजिएगा। तो टाटा मोटर्स में सर अभी क्या करना चाहिए? ख़ास तौर से एक तो यूएस वाला कंसर्न भी बना हुआ है इनके साथ, ये यूएस ऑटो को लेकर के जो टैरिफ लग रहे हैं, क्योंकि जेएलआर को लेकर के चिंताएं थी, उसकी वजह से शेयर गिरा भी था। आपकी टिप्पणी क्या होगी टाटा मोटर्स को लेकर के? तो टाटा मोटर्स की जेएलआर जो लंदन में या यूके में बनती है और काफी मात्रा में एक्सपोर्ट होती है, उसके बड़े मार्केट्स हैं, एक अमेरिका और एक चाइना। तो 2 तारीख को ट्रम्प साहब क्या करते हैं? फिलहाल 25% का एक टैरिफ लगा है जो कंपनी के ऊपर दबाव बना रखा है। मेरे ख्याल से आज के लिए इसमें निर्णय न ले, 2 तारीख को फाइनल जो टैरिफ अनाउंस होता है उसके बाद निर्णय लें। मान लीजिए ये 25% जारी रहता है तो फिलहाल ये शेयर थोड़ा सा स्लगिश रहेगा और इसका इम्पैक्ट बाकी पूरे बाजार पर, खास करके विश्व में क्या होता है उसके बाद रणनीति बनानी चाहिए। ठीक सर, चलिए तो ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई, और अब चलते हैं अगले दर्शक हमारे साथ जिन्होंने प्रश्न भेजा हुआ है। एक काव्या सिंह जी हैं, कह रही हैं कि अरुण सर यू आर द बेस्ट। तो धन्यवाद काव्या जी आपका। एक और दर्शक जो है टिप्पणी जिनकी आई थी अरुण सर के लिए, हाँ, ओम प्रकाश जोशी जी हैं, कह रहे हैं आई एम बिग फैन ऑफ केजरीवाल सर, ही इज़ बेस्ट एनालिस्ट अबाउट शेयर मार्केट एंड हेल्प मी अलॉट। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ये जो अच्छी अच्छी टिप्पणियाँ जो है वो भेज रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए अगला जो दर्शक का प्रश्न है वो हम लेते हैं एनटीपीसी को लेकर के। एनटीपीसी के बारे में संगीता जी जानना चाह रही हैं कि एनटीपीसी और पावर ग्रिड, अच्छा सर इन्होंने एक सवाल जो है थोड़ा घुमा के पूछा है। कह रहे हैं कि एनटीपीसी, टाटा पावर, पावर ग्रिड, इनमें से के बारे में बताइए। 6 महीने के लिए 2-3 लाख लगाना होगा, लोग 2-3 लाख रुपए लगाना चाहते हैं, तो इन तीनों में बेहतर कौन रहेगा और तीनों में भी पैसे लगा सकते हैं क्या? तो आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? एक तो एनटीपीसी है, एक टाटा पावर, पावर ग्रिड, फंडामेंटली तीनों में कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर इन तीनों में से चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे, और अगर तीनों में लगाना हो तो तरजीह किसको देंगे? तो देखिए, 2 कंपनी पावर जनरेट करती है, एक एनटीपीसी, एक टाटा पावर। जहां तक पावर ग्रिड का सवाल है, उसका धंधा थोड़ा सा अलग है, ट्रांसमिशन लाइन लगाती है, और ये जो कंपनियां एनटीपीसी, टाटा पावर और इनके अलावा बाकी की जो ऊर्जा जनरेट करने वाली कंपनियां हैं, उनका पावर लेके पावर ग्रिड ट्रांसमिट करती है, जहां पर पावर उत्पादन होता है और जहां पर पावर कंज्यूम किया जाता है। तो थोड़ा सा धंधा अलग है, लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हो कि तीनों कंपनियां पावर के धंधे में लगी हुई है। अगर आप मोमेंटम के साथ जाना चाहते हो तो टाटा पावर एक ऐसी कंपनी है जिसमें कि जब बाजार चलता है तो टाटा पावर में मूवमेंट जल्द आता है। अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चलते हो तो टाटा पावर के अलावा एनटीपीसी भी काम में आता है, क्योंकि जब पावर क्षेत्र के शेयर चल जाते हैं तब एनटीपीसी जो सरकारी कंपनी है और एक बड़ी उत्पादन करने वाली या क्षमता वाली कंपनी है, उसमें मूवमेंट आता है। पावर ग्रिड एक जिसे कहते हैं लिमिटेड रेंज में शेयर घूमता रहता है, और कई बार जब आपको ये समझ में नहीं आए पैसा कहाँ लगाया जाए, तो पावर ग्रिड एक सेफ डिफेंसिव शेयर है जहां पर आप पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि इसको ट्रांसमिशन लाइन एक तरह से
एक पेंशन वाला रेट मिलता है, फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट पर उस कंपनी को मिलता है। ठीक सर। तो चुने किसे सर? बेटर मतलब अगर एक को चुनना हो तो कैसे चुनेंगे सर? फिर क्या आधार क्या बनाए? सर सर एक को चुनना हो तो सबको मोमेंटम चाहिए, तो टाटा पावर बेस्ट बेट है। ठीक। टाटा पावर भी एक रेंज में घूमता रहता है। जैसे आप देखो तो 340-50 पर ये कई बार सपोर्ट लेकर 400-415 के आसपास चला जाता है, फिर कोई न कोई कारण से घटकर आता है। ये रेंज को ध्यान में रखकर ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद नंबर आएगा एनटीपीसी का, और डिफेंसिव क्षेत्र में नंबर आएगा पावर ग्रिड का। पावर ग्रिड का। चलिए, तो ये आधार है संगीता जी। अपने हिसाब से जो 3 लाख रुपए आप किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हैं वो आप देख लीजिए। और इस बीच पंजाब से प्रेम है हमारे साथ। प्रेम जी को नमस्कार। नमस्कार विपल सर। नमस्कार सर, कैसे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं पंजाब में आप? हाँ सर, मैं पंजाब जलंधर से बोल रहा हूँ। आपसे आज बात हुआ सर, बहुत खुशी लग रहा है मुझे। अरे सर, आपसे बात करके आपसे दोगुनी खुशी मुझे हो रही है। क्या करते हैं प्रेम जी आप? सर मैं सर स्केटिंग का कोच हूँ। अच्छा, वाह, बहुत अच्छी बात है सर जी। तो पिछले साल फरवरी से सर मैं आपका थोड़ा चैनल देख के फिर मैंने शेयर मार्केट में किया था शुरू। ओके तो ओके। बीच में तो थोड़ा बहुत अच्छा रिटर्न भी मिल गया था सर, फिर बीच में थोड़ा सा शेयर मार्केट डाउन हो गया तो फिर काफी नीचे चल गया सर। बिल्कुल। तो अभी कहाँ फंसे हुए हैं आप? क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं? अभी सर मैं अरुण सर को भी नमस्कार सर। हाँ सर, अरुण केजरीवाल सर को भी नमस्कार बोल देना सर। हाँ हाँ, अरुण जी भी आपको आपका नमस्कार, उन्होंने स्वीकार कर लिया है अरुण सर ने। तो बाकी तो आप सर सवाल एक का होता है मगर आपका जवाब हजारों लोगों को मिल जाता है, ये बहुत बढ़िया है सर आपका। अरे थैंक यू सर। तो ये बताइए, आप पंजाब में मतलब नौकरी कर रहे हैं, कहीं और से आके बसे हुए हैं, या पंजाब में ही रहते आए हैं, पंजाब के ही रहने वाले हैं? सर मैं बेसिकली उधर वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग से हूँ। हाँ, वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग। वो मतलब वो बातचीत का लहजा पकड़ में आ जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल पश्चिम बंगाल से आप बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है सर। दार्जिलिंग से हूँ सर। बहुत अच्छी बात तो पंजाब में मैं स्केटिंग का कोच करता हूँ। बहुत अच्छी बात सर। तो अभी सर एक प्रश्न किस पर है? तो सर मैं अरुण सर से ये जानना चाहता हूँ सर, तो वैसे तो सर मेरे पास काफी स्टॉक है, उसका चलो आप बीच बीच में सारे जवाब मिलता रहता सर। तो मैं अरुण सर से सर 5 सेक्टर में से सर 2 स्टॉक ऐसे जानना चाहता हूँ जिसमें सर अच्छा डिविडेंड भी देता हूँ मुझे, तो मैं 2-3 साल तक होल्ड कर सकता हूँ सर। 5 स्टॉक ऐसे मिल जाए सर, 2 तो 5 सेक्टर से सर। चलिए ठीक है सर, चलिए अच्छी बात है। मुझे पीसीआर ने पहले कोई और शेयर बताया आपके बारे में, फिर मुझे कान में आवाज आई। हाँ जी सर, मैं आईओसी में बात हुआ था उनसे। चलिए, अब जो प्रश्न आपने पूछ लिया उसी का उत्तर मिलेगा सर। अभी आपका ठीक है सर, है ना, 5 सेक्टर आप जानना चाह रहे हैं। ठीक है सर, कुछ एक ऐसे सेक्टर जहां पर एक तो ये सुरक्षित निवेश चाहते हैं, जिससे जैसा कि इनकी बातों से लगा कि डिविडेंड भी मिलता रहे उनको समय समय पर, तो उस पर कौन से शेयर हो सकते हैं? क्या वेदांता ऐसे शेयरों को चुनना चाहिए? आप कुछ सलाह देंगे सर? क्या टिप्पणी करना चाहेंगे इनके माध्यम से उस तमाम दर्शक जो आज छुट्टी के दिन सुन रहे हैं आपको? विपुल जी, एक क्षेत्र जो फिलहाल अच्छे मूवमेंट कर रहा है वो है बैंकिंग क्षेत्र। और बैंकिंग क्षेत्र में अगर आप देखें, जो दिग्गज बैंक है प्राइवेट सेक्टर के, जैसे आईसीआईसीआई बैंक कोटक ये न्यू हाई पर है, और एचडीएफसी बैंक न्यू हाई बनाने के जो कहते हैं ना एकदम उस लेवल पर पहुंच गई है। ये शेयर में डिफेंसिव भी आप कह सकते हो, अच्छे भी कह सकते हो। बड़ी इवेंट सामने है, 9 तारीख को क्रेडिट पॉलिसी की मीटिंग होगी आरबीआई की, और जिसमें ये उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ रेट कट होगा। रेट कट होने से बैंकिंग क्षेत्र में एक अच्छी खासी मूवमेंट आती है, और बैंकों का एक शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट कुछ भी हो, बट लॉन्गर टर्म इम्पैक्ट पॉजिटिव होता है। इसके अलावा अगर आप देखें सार्वजनिक क्षेत्र में, जैसे कनारा बैंक है, पीएनबी है, या आपकी स्टेट बैंक है, ये सब बैंकों में भी अच्छा एक ध्यान लोगों का है। ये एक क्षेत्र मेरे हिसाब से ऐसा है
जहां पे मैंने कई सारे नाम लिए हैं, आप इसमें निवेश कर सकते हो। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप संतुष्ट होंगे सर, आपको उत्तर मिल गया होगा। और इस बीच जो है अगले दर्शक की तरफ बढ़ते हैं, जिनके प्रश्न जो है हमारे पास लगातार आ रहे हैं। वो एक तो सर आईओसी को लेकर के काफ़ी टिप्पणियां आई हुई हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे क्या करें, क्योंकि क्रूड बीच में लग रहा था कि मतलब काफ़ी नीचे के टारगेट आ रहे थे, फिर से $74 क्रॉस कर गया, तो उतार चढ़ाव बड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर ये पूरा सेक्टर आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल जो है वो निर्भर रहते हैं। आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे सर? 130 के आसपास हमारे दर्शक मनीष गुप्ता जी ने लिया हुआ है और 5-6 महीने होल्ड कर सकते हैं। इन ब्रेक इवन पर ही है, 127 पे चल रहा है। आप क्या सलाह रहेगी आपकी आईओसी को लेकर के? सर, अगर आप देखें तो ये जो सरकारी कंपनियां हैं, इन्होंने सभी एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अगर आप देखें तो ये एवरेजेस एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं मौजूदा भाव पर। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये शेयर ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप निवेशित हैं तो इसमें निवेश जारी रखिए। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो इसमें स्टॉप लॉस रखकर आप अवश्य निवेश कर सकते हैं। शेयर अच्छे लग रहे हैं। और मान लीजिए आप जैसे एक बीपीसीएल का मैं चार्ट खोल रखा हूं, मौजूदा भाव 278 रुपए है और 265 रुपए का आप एक स्टॉप लॉस रखकर इस शेयर में ट्रेड कर सकते हैं। तो महज आप समझिए 5% का अगर आप स्टॉप लॉस रखते हैं तो ये शेयर आप निवेश कर सकते हैं। ठीक सर, ये सलाह आपके लिए जो है निकल करके आती हुई ऑल मार्केटिंग कंपनीज को लेकर के। अब अगले दर्शक हमारे साथ रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुंबई से हैं। रोहित जी को नमस्कार। गोविंद जी को नमस्कार। गोविंद जी को नमस्कार। गोविंद जी नाम है मेरा। हाँ सर, गोविंद जी कैसे हैं आप? सर बढ़िया हूँ एकदम। चलिए बताइए सर, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सर मैंने BEML बाय किया हुआ है 3,450 पे 50 पे। 3,450 पे कब लिया था सर? ये अभी जब ये पहले का लिया हुआ, जब नीचे को आ रहा था ना हाँ चलिए, अब तो आपके भाव के काफी नजदीक आ गया। हाँ मतलब नीचे में मैंने 20 शेयर और लिए थे। अच्छा अच्छा, तो मैंने वो निकाल दिए, मतलब 20 शेयर तो मैंने कल निकाल दिए। अच्छा, वो निकाल भी दिया आपने, चलिए ठीक है। अभी 200-225 का नुकसान है यहाँ पर, लेकिन मूव काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिला है। 13% की रैली जो है पिछले 4-5 कारोबारी सत्र में रही है। एक महीने में करीब 31-32% की रैली यहाँ पर रही है। सर मोमेंटम में तो आ गया है शेयर। यहाँ पर जो है मोतीलाल ओसवाल के म्यूचुअल फंड ने भी हिस्सा खरीदा है। शुक्रवार को इस तरह की खबरें निकल करके आई थी। लगातार ऑर्डर बुक मजबूत दिखाई दे रही है। ऑर्डर की खबरें हम खबरों के खेल में अक्सर जो है इसको लेकर के चलाते रहते हैं। अभी क्या करना चाहिए? काफ़ी चल चुका है, लेकिन इनकी खरीद से जो है वो थोड़ा दूरी है अभी 200 रुपये के आसपास की। अभी क्या सलाह रहेगी सर BEML को लेकर के? डिफेंस का भी प्ले है, रेलवे का भी प्ले है, फंडामेंटली कैसे लग रही है आपको? सर अगर आप देखें तो इसने 3 एवरेज को क्रॉस कर लिया है। अब 200 डे एवरेज जो है 3482 रुपए पे है, वो एक बाकी है क्रॉस करना। नॉर्मली क्या होता है कि इस एवरेज को क्रॉस करके शेयर एक पुल बैक करता है और वहां पर थोड़ा स्ट्रेंथ कंसोलिडेशन करके फिर ऊपर निकलता है। तो मेरे हिसाब से 3480-3500 के आसपास जब शेयर आता है, थोड़ा इनको बेचकर जो वापस नीचे गिरता है, हमेशा ये शेयर ऐसे एवरेज को टच करके वहां पे इनको वापस लेना चाहिए। उस मूव में ये शेयर में इनको पैसे कमाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि ये इसमें निवेशित है, इनको ये अपॉर्चुनिटी यूज करनी चाहिए। बिल्कुल सर। अच्छा सर, डिफेंस का व्यू क्या लग रहा है सर आपको? क्योंकि हम BEML पे बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी रिकवरी भी आई है हाल फिलहाल में। कुछ दो तरह के लोग हैं, एक वो लोग जिन्होंने गिरावट पे ऐड कर लिया, नई एंट्री ली। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हायर लेवल पे लेकर के बैठे हुए हैं। अब जैसे HL में काफ़ी शानदार मूव आ गया। बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आ रही हैं यहाँ पर।
बीडीएल में काफ़ी अच्छा मूव रहा, बीएल में काफ़ी अच्छा मूव रहा। मझगांव एक ऐसा जो है कंपनी है जिस पर लगातार ऑर्डर्स की खबरें आ रही हैं। इन 4 पे आपका अगर हम थोड़ा थोड़ा व्यू जान लें, क्योंकि डिफेंस में अब फिर से ऐसा लग रहा है कि एफआईज की तरफ से, इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से रुझान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए, अगर मझगांव डॉक की बात करें तो शेयर में एक अच्छा पैटर्न बन रहा है, लेकिन ये कहना कि ये जो पिछला हाई है वो हाल फिलहाल में ही क्रॉस कर लेगा, ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा, कुछ समय लग सकता है। अगर आप इस शेयर में निवेश करना चाहते हो तो आप कीजिए, लेकिन बार बार दोहरा रहा हूं कि स्टॉप लॉस के बिना निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं रखोगे तो हो सकता है जब गिरावट आए आप निकल नहीं पाओ और फिर वही कहानी दोहराई जाएगी, मैंने इतने में ले लिया, अब ये शेयर 25% गिर चुका है। मझगांव के अलावा आपने बात करी बीडीएल, बीएल की, एचएल की, तो इनमें से कोई भी अगर आप टिप्पणी करना चाहें तो। और काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा है बीते कुछ दिनों में। तो जो लोअर टॉप लोअर बॉटम का जो सिलसिला है वो अभी तक टूटा नहीं है। शेयर को अभी किसकी बात कर रहे हैं लेवल, एचएएल की बात कर रहा हूं। ठीक है, हाँ जी जी ठीक। अब जो एक इम्पोर्टेंट स्तर है, शेयर को 4755 रुपए का एक लेवल क्रॉस करना पड़ेगा, तब ये शेयर एक पॉजिटिव अप ट्रेंड में वापस आ जाएगा। तब तक ये एक करेक्टिव रैली माननी चाहिए, और कोई भी इसमें अगर आप निवेश करते हो तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख कर निवेश करना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख करके निवेश जो है वो करना चाहिए एचएल के अंदर, ये सलाह निकल के आ रही है। हमारे एक दर्शक हैं, वो कह रहे हैं सर रेलवे शेयरों के बारे में कुछ बताइए। तो रेलवे को लेकर के अभी आपका व्यू क्या होगा सर? सबसे पहले बात जो है 2-3 शेयर खास तौर से लोगों का व्यू रहता है। एक तो आरवीएनएल, जिसमें कि काफ़ी अच्छी चाल भी रही है और अच्छा मोमेंटम भी बनता हुआ दिखाई दिया, पिछले 1 महीने में 4-5% चला है। उस पर आपकी टिप्पणी, उसके साथ शुरुआत करेंगे। फिर जुपिटर है, आईआरएफसी है, इरकॉन है, इन 3-4 पे थोड़ी सी राय जानना चाहेंगे, लेकिन शुरुआत आरवीएनएल के साथ। सर, आरवीएनएल में भी जितनी गिरावट हुई थी उसके हिसाब से इसमें कुछ रिकवरी भी हुई है, शेयर में थोड़ी पॉजिटिविटी आई है, लेकिन जिसे कहते हैं आउट ऑफ द वुड्स, ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। एवरेजेस जो है उसके अंदर ये आकर फंसा हुआ है। एक एवरेज को क्रॉस करके वहां पर सपोर्ट लिया है, दूसरी को टच किया था, और तीसरी अभी कुछ 10-15 रुपए दूर है। ये सबको क्रॉस करने के बाद में फिर जो इसके लिए एक बड़ी अड़चन आएगी वो है इसकी 200 डे एवरेज, जो 401 रुपए पे फिलहाल मौजूद है। इसके बाद बात कर लेते हैं आईआरएफसी की जी। तो आईआरएफसी के साथ भी वही ट्रेजेडी है जो इरिडा के साथ है। लोग इसे समझ नहीं पाते कि ये फाइनेंस रेलवे को अरेंज करके देती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भी, और भारत के अंदर जो बैंकिंग सिस्टम है उससे। ये एक तरह का कमीशन एजेंट कहिए, जो रेलवे को बड़े क्वांटिटी में, बड़ी मात्रा में पैसे लगते हैं, वो ये जुगाड़ करके देता है। और इसका लेंडिंग मैकेनिज्म जो है, ये एसेट खुद के बुक्स पर खरीद कर रेलवे को 15 साल और 30 साल के लीज एग्रीमेंट करके देता है, जिससे उसे लीज रेंट पर डेप्रिसिएशन भी मिलता है, और वो एक टैक्स सेविंग उसके लिए हो जाता है। तो आपको ये कंपनी को एक तरह से फाइनेंस कंपनी से देखना चाहिए, और इसके लिए एनएवी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
क्योंकि इसके पास जो AUM है उस पर उसकी इनकम आती है। तो शेयर ठीक है, जी। लेकिन इसके अंदर में आपको कोई 30, 40, 50% का रिटर्न मिल जाए ऐसा फिलहाल नहीं लग रहा। जी, चलिए, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक है, उसके उसी रेलवे पर ही सर, उसके बाद आपकी टिप्पणी इस पर बाकी रेलवे शेयरों पर लेंगे। प्रदीप हमारे साथ मौजूद है। प्रदीप जी को नमस्कार। जी सर। कैसे हैं सर, कहाँ से बोल रहे हैं? बढ़िया सर, उदयपुर से बोल रहे सर। उदयपुर राजस्थान से बोल रहे हैं, चलिए अच्छी बात है सर। क्या आपका प्रश्न है सर? प्रश्न है सर, IRCTC, IRFC, REC सर, डिफेंस में HAL है सर। ओहो, पूरे मतलब देखिए डिफेंस पे तो अभी आप थोड़ी देर बाद सुनिएगा, डिफेंस पे पूरी बात हो गई है। बाकी बात रही आपकी IRCTC, तो IRCTC पे हम बात कर लेते हैं। IRFC पे अभी बात करके ख़त्म किए, तो आपके एक साथ तीनों प्रश्नों के उत्तर जो है एक ही प्रश्न में आपको मिल जाएंगे। तो IRCTC अभी चल रहा है 727 के आसपास। जब पूरे रेलवे में सर रैली चल रही थी बड़ी शानदार, तब भी ये शेयर मतलब कंपेयर अगर हम बाकी शेयरों के साथ करें तो नहीं चल पा रहा था। कैसे देख रहे हैं आप सर? मोनोपोली है अपने सेगमेंट के अंदर इसकी, टिकटिंग को लेकर के अभी 8 साढ़े 8% का रिटर्न एक महीने में रहा है। आपकी सलाह क्या रहेगी IRCTC को लेके? तो शेयर एवरेजेस में आकर अटका हुआ है। इसे निकलने के लिए कशमकश करनी पड़ेगी। अगर ये शेयर यहां से आप समझिए 10-12 रुपए बढ़ जाता है तो शॉर्ट टर्म एवरेजेस को क्रॉस कर लेगा, लेकिन 200 डे एवरेज को क्रॉस करने के लिए इसे 90 रुपए बढ़ना पड़ेगा, जो फिलहाल दूर है। बाजार में एक मोमेंटम अच्छा खासा आए तब ये 90 रुपए बढ़ सकता है, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं 12-13% की बढ़त की, जो फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा कि इतना बड़ा मूव IRCTC में आ सकता है। एक सर जुपिटर वैगन पे बहुत क्वेरीज रहती है लोगों की, काफ़ी शानदार मूव रहा और बहुत सही लेवल पे फर्स्ट टाइम आपने इसको रिकमेंड भी किया था। करेक्शन में ये भी करेक्ट हुआ है, ये दोबारा अपने हाइस की तरफ जाएगा क्या सर? अभी 370 के आसपास चल रहा है। तो देखिए, हाइस को समय लगेगा, लेकिन इसका जो नतीजे जो आएंगे वो काफी महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि कंपनी ने इस साल में 24-25 में 3-4 नए कारोबार शुरू किए हैं, तो उनका प्रदर्शन देखना बहुत आवश्यक और जरूरी रहेगा। लेकिन जहां तक कंपनी का सवाल है, कंपनी से जो अपडेट्स आ रहे हैं, वो ये कहा जा सकता है कि कंपनी राइट ट्रैक पर है। करेक्शन ओवरड्यू था, वो आ गया है और अब निचले स्तरों से शेयर 20 से 25% वापस बढ़ चुका है। ठीक सर, चलिए, तो रेलवे पैक पे मुझे लगता है कि काफ़ी शेयरों पे बात हो गई, कुछ एक छूटे होंगे, आगे डिस्कस कर लेंगे, कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन जरा मोहित जी बहुत देर से सवाल पूछ रहे हैं जियो फाइनेंस को लेकर के। ये एक और ऐसा शेयर सर जिस पर कि काफ़ी लोगों की निगाहें हैं। जब लिस्ट हुआ था तब से जो है उम्मीद ये की जा रही है कि ये क्या अगला मल्टी बैगर होगा, कितना रिटर्न देगा, लेकिन अभी तक कंपनी के कामकाज को लेकर के बहुत ज़्यादा अपडेट्स नहीं है। अभी आपकी टिप्पणी क्या होगी जियो फाइनेंस को लेकर के? क्या इसको रख सकते हैं? अभी इन्होंने जैसे 260 पे लिया हुआ है, हमने देखा कि ये जहाँ से चला था वहीं आ गया, 200 तक भी आया, अब 20, 25, 27 रुपये का मूव आया है जो बाजार में रैली आई है। क्या करें, अभी भी खरीद लें इसको या एवरेज करने की सलाह रहेगी? इसका भविष्य आप कैसे देख रहे हैं? तो जियो का अगर इतिहास देखें, 360 से ये शेयर 200 रुपए तक आ गया और अब थोड़ा बढ़कर ये जो कहते हैं ना कि 225, 227 तक पहुंचा है, जहां पर एक एवरेज पार किया है, दूसरे के नीचे है, तीसरा सर पर खड़ी है। 200 डे एवरेज बहुत दूर है, जिसकी वैल्यू है 284। तो शेयर के लिए 230 और 235 एक पहला लक्ष्य बनता है। इस लेवल को क्रॉस करके इसके ऊपर मेंटेन करेंगे, तब जाकर ये कहा जा सकता है कि कुछ पॉजिटिविटी ये शेयर में आई है, क्योंकि ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म एवरेजेस हैं। मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कंपनी अपने
जो लेंडिंग फाइनेंस कंपनी है, तो अपनी जो लेंडिंग पोर्टफोलियो है, लेंडिंग एक्टिविटी है, उसमें एक विस्तार देखने को मिले कि अच्छी खासी ग्रोथ आ रही है, तब इसमें एक निवेश करने की नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तब तक मेरे ख्याल से इसमें नया पैसा नहीं लगाना चाहिए। जिनके पास है होल्ड करके बैठे रहें सर अभी? बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि लग रहा है कि शायद जो 200 का लो था वो अभी सुरक्षित है, और सेफ्टी फैक्टर के लिए जिस भी भाव में आज आप ट्रेड कर रहे हो, वहां से 10-12 रुपए 15 रुपए नीचे एक स्टॉप लॉस रखें, तो आपके पास में 8-9% नीचे का एक स्टॉप लॉस हो जाता है। ठीक है सर। सर सोने की कीमतों में काफ़ी अच्छी रैली जो है वो लगातार बनी हुई है, और हर रोज़ जो है बुलियन मीटर पे हमारा जो एक शो है उस पर हम बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग एक्सपर्ट से के ज़रिए भी बात कर रहे हैं। सोने में पैसे तो बन रहे हैं, पर जो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर है वहाँ पर अभी भी सुस्ती बनी हुई है, उसको लेकर के असमंजस बना हुआ है। रिटेलर्स की पोजीशन तो बनी हुई है, बहुत लोगों ने सस्ते शेयर समझ करके पीसी ज्वेलर्स में पोजीशन बनाई, अभी 13 रुपये पे आ गया है। गीतांजलि जेम्स है, क्या करें इन सब शेयरों को लेकर के? कुछ आपको भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है? ये भी जो है मतलब सुस्ती वाला वो है शेयर बना हुआ है गीतांजलि जेम्स। इसके अलावा सेनको गोल्ड है। आप इन सब का भविष्य क्या देख रहे हैं? ओवरऑल इस सेक्टर पे व्यू क्या है सर आपका? तो देखिए, आपने कुछ कंपनियों के नाम लिए। गीतांजलि जेम्स के जो प्रमोटर हैं वो एक तरह से लापता हैं। बिल्कुल। एक भारत के तरफ से एक फ्यूजिटिव जैसा कहा जा सकता है, तो उसमें अगर कोई निवेश करता है तो मेरे ख्याल से गलती निवेशक की है, न कि शेयर की या कंपनी की। बिल्कुल। सेनको में क्या हुआ है, ये एक रहस्य है अपने आप में। जिस हिसाब से ये शेयर में गिरावट आई है, कुछ न कुछ गोल्ड हेजिंग को लेकर एक विवाद उठा है, लेकिन अभी तक इसकी कहीं पर भी स्पष्टीकरण नहीं मिली है कंपनी के तरफ से क्या हुआ है। जहां तक पीसी ज्वेलर का सवाल है, पीसी ज्वेलर मैंने 60 रुपए 70 रुपए के बाद से इसे रेकमेंड किया था, फिर ये शेयर स्प्लिट हुआ था 10 रुपए के फेस वैल्यू से 1 रुपए में, यानी कि 6 से 7 रुपए का ये शेयर था। ऊपर में ये करीब 18 रुपए हुआ था, और अब 13-13.25 के रेंज में चल रहा है। इसके जो नतीजे आएंगे क्वार्टरली और एनुअल, उसके अंदर में एक बड़ा जंप उम्मीद किया जा रहा है, क्योंकि इसने जो बैंकों के साथ सेटलमेंट किया है उसमें जो अनपेड इंटरेस्ट है उसका राइट बैक मिलेगा, जिसके कारण आपको कंपनी की बैलेंस शीट नीट क्लीन हो जाएगी। प्रदर्शन कंपनी का, धंधा कंपनी का टर्न अराउंड हुआ है। कंपनी में टोटल 2700 करोड़ रुपए नए निवेश किए गए हैं, जिसमें से करीब आप ये समझिए 1/3 पैसे प्रमोटर ने भी डाले हैं। तो मेरे ख्याल से इस शेयर में आगे जाकर भविष्य अच्छा दिख रहा है। और गोल्ड के ऊपर आप ये न सोचें कि गोल्ड के दाम बढ़ने से इन कंपनियों को कमाई होती है। ये एक हेजिंग मैकेनिज्म चलता है, जहां पर गोल्ड की जो कीमत है वो जब गोल्ड की ज्वेलरी बिकती है तब उसकी कीमत पे की जाती है, तब तक ये गोल्ड एक तरह से लोन रहता है बैंकों की तरफ से।